सब्सक्राइब करें पोडियम क्लासेस को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोडियम क्लासेस में। मैं हूं पवन के सरवानी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथ्स के चैप्टर 1 को। साथियों, इसमें न केवल चैप्टर 1 का होगा बल्कि चैप्टर 2 को भी इंक्लूड कर लिए, क्योंकि चैप्टर 2 में कुछ नहीं है। जो भी समानुपात होते हैं उसमें वही वाला फॉर्मूला जो मैंने पहले ही बता दिया है कि मध्य पदों का गुणनफल जो होता है वो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। इसी पे आधारित क्वेश्चंस आते हैं, तो वही उसको चैप्टर 2 में ये लोग कर दिए हैं। बाकी मैं एक में ही सबको समेट दिया हूँ, ठीक है। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आज दोनों समाप्त हो जाएगा। तो चलिए समय को नहीं गवाते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन आंसर। हमने आपको थ्योरी पढ़ा दिया है, जो भी चीज़ है आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। आज हम केवल और केवल क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या है? सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला, इसमें दो क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन क्या है? 3 का 9 से, और दूसरा क्या है? दूसरा है 6 का 36 से। चलो भाई देख लेते हैं। तो सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात कीजिए मतलब कि अनुपात बनाइए और उसको काट के एकदम छोटा कर दीजिए जितना वो कट सके। तो चलिए पहला हम लेते हैं, पहले का सोल्यूशन 1। पहले का सोल्यूशन लेते हैं। क्या है? 3 का 9 से, यानी कि 3:9। सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात कीजिए और दिया है 3 का 9 से, यानी कि 3:9। तो 3:9 का मतलब क्या होता है? 3/9। 3:9 का मतलब क्या होता है? 3/9। तो इसको काट देते हैं। 3 1 के 3, 3 3 9, यानी कि क्या आ गया? 1/3। यानी कि ये क्या हो गया? 1/3 को क्या लिखेंगे? 1:3। तो सरलतम रूप में क्या हो गया? 1:3, और यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये 1 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं। क्या था? सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात कीजिए 3 का 9 से। तो 3 का 9 से यानी कि 3:9। तो 3:9 को क्या लिखते हैं? 3/9, यानी कि 3 1 के 3, 3 3 9, 1/3। 1/3 क्या होगा? 1:3, और यही आया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं दूसरे पे। दूसरे को देखते क्या है? 6 का 36 से। क्या है? 6 का 36 से, यानी कि 6:36। 6:36 को क्या लिखेंगे? 6/36। तो 6 कम 6, 6 छंग 36, क्या आ गया? 1/6। 1/6 यानी कि क्या आ गया? 1:6, और यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। 6 का 36 से, यानी कि 6:36। 6:36 को क्या लिख सकते हैं? 6/36। तो 6 के 6, 6 छंग के 36, 1/6। 1/6 यानी कि 1:6, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखते हैं। कौन सा अनुपात बड़ा है? क्या है? इसमें पूछ रहा, कंपैरिजन करने के लिए कह रहा था। कौन सा अनुपात बड़ा है? कौन सा अनुपात बड़ा है? क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या है? 3:9 और 4:16 में, और दूसरा क्या दिया है? 2:8 और 8:20 में, ठीक है। तो दो क्वेश्चंस इसमें हैं, देख लेते हैं क्या है। पहला हल करते हैं सोल्यूशन पहले का। क्या है? 3:9 और 4:16 में कौन सा अनुपात बड़ा है? तो 3:9 तथा 4:16, ठीक है। 3:9 तथा 4:16 में। तो 3:9 का मतलब क्या होता है? 3/9, ठीक है। कॉमा ऐसे कर दो। 4:16 का मतलब क्या होता है? 4/16, ठीक है। ये अपना हल करना, वो सीधे पूछेगा इसमें कौन सा बड़ा है। ये बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन है, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको सीधा आंसर करना रहेगा। ये आपको मैं हल करना बता रहा हूं। तो क्या है? 3:9 है, तो हमने 3:9 लिखा, और दूसरा अनुपात क्या दिया है? 4:16, तो हमने 4/16 लिख दिया। तो 3:9 को काट देते हैं। 3 1 के 3, 3 3 9, 4/16 में काटो। 4 1 के 4, 4 चौका 16, आया क्या? 1/3, और इधर क्या आया? 1/4। अब ऐसे देखने पे कुछ पता चल रहा है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? नहीं पता चल रहा है भाई।
क्योंकि हम तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक हमारा हर जो है ये नीचे वाला जो है वो समान नहीं हो जाएगा, मतलब एक जैसा नहीं हो जाएगा। जब हर एक जैसा हो जाएगा तो हम बता देंगे कि भाई जिसका अंश बड़ा होगा, जो बड़ा दिख रहा है वो बड़ा है, लेकिन ऐसे में तो हम नहीं बता सकते कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो क्या करते हैं हम इसका हर समान करते हैं, हर समान करते हैं। देखो ऐसे भी देखने पता चल जाएगा, एक का 3 भाग किया है और एक का 4 भाग किया है तो ये वाला बड़ा है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आगे हल कर लो, और समझ में आ रहा है तो यही वाला लगा दो, 1/3 बड़ा है, यानी कि ये वाला हमारा अनुपात 3:9 बड़ा है। लेकिन चलो एक स्टेप और आपको समझा देते हैं। हमने क्या बताया था पिछले वाले में, याद करिए कि नीचे वाले में गुणा कर दीजिए, जो हर है हर में एक दूसरे का गुणा कर दीजिए। जैसे 1/3 है, इसमें ये 4 है इसका हर, तो यानी कि 4 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, कॉमा ये 1/4 है तो उसके सामने वाले का हर, ये जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं उसका हर क्या है 3 है, तो 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। चलो भाई कर दिए, तो 1 × 4 यानी कि 4, 3 चौका 12, ठीक है। और ये क्या है 1/3 3, 1/3 3, 4/3 12। अब देखो दोनों का हर समान है और ऊपर वाला 4 और 3 है, तो पता चल रहा है कि जो बड़ा है वही बड़ा है, यानी कि 4/12 बड़ा। देखो 12/12 दोनों का हर समान है और अंश इसका बड़ा है, यानी कि ये वाली संख्या हमारी बड़ी है। ये वाला अनुपात जो है हमारा बड़ा है। ये किसका अनुपात है 3:9 का, यानी कि 3:9 बड़ा है। समझ में आया? आप यहाँ से भी पता कर सकते थे, दोनों का अंश समान है और हर अंतर है, तो जिसका हर बड़ा होता है वो छोटा होता है एक्चुअल में। इसलिए मैंने आपको हल करके बता दिया कि भाई अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो आप सीधे से 1/3 है, इसका हर 4 है तो 4 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, और इसका हर 3 है इधर तो 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो गुणा कर दिए तो 4 × 1 = 4 आ गया, 3 चौका 12, 1/3 3, 4/3 12। तो 12/12 ये समान हो गए, जिसका बड़ा ऊपर वाला है अंश वही वाला हमारा बड़ा होगा। ठीक है, चलो भाई अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसी के पार्ट 2 पे। ठीक है, पार्ट 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2। इसी पे मैंने इसलिए 2-2 करा दिए ना, क्योंकि एक तो छोटे थे ज़्यादा समय न लेता, और दूसरी बात आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, एक ही पूछेगा कि ऐसे पूछ लेगा कौन सा बड़ा है, और 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आप बता देना। चलो भाई आओ इस दूसरे का हल करते हैं। क्या है 2:8 और 8:20 में, क्या है 2:8 और 8:20। तो चलो भाई कर लेते हैं। तो 2:8 को क्या लिखेंगे 2/8, ठीक है, और लिखो चाहे कॉमा चाहे जो 2/8, और 8:20 को क्या लिखेंगे 8/20। 2:8 को 2/8 को काटो, 2 × 1 = 2, 2 चौका 8। अब इसको किससे कटेगा 4 से कटेगा, 4 दूना 8, 4 पंजे 20। तो ये क्या आ गया 1/4, कॉमा ये क्या आ गया 2/5। अब इसमें से कुछ पता चलेगा नहीं भाई कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, इसके हर का गुणा इसमें कर दो और इसके हर का गुणा इधर कर दो। तो चलो भाई इसमें क्या करेंगे 1/4 में ऊपर नीचे दिख रहा है, यहाँ तक नहीं दिख रहा है, चलो आगे आ जाते हैं, आगे लिख देते हैं। ठीक है, 1/4 में क्या करते हैं 5 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, गुणे 5। इसके हर का गुणा इधर ऊपर नीचे कर दो और इसके हर का गुणा इधर ऊपर नीचे कर दो। ठीक है, तो 5 का गुणा इसमें कर दिया, और 2/5 में 4 का गुणा ऊपर नीचे कर देते हैं, 4 का गुणा। ठीक है, तो देखो 4 × 5, इधर भी 4 × 5 है, 5 × 4 और 4 × 5 एक ही बात है, 4 पंजे 20 कहो चाहे 5 चौका 20 कहो, आना वही है। तो इधर भी इसका भी हर वही है और इसका भी हर वही है, ऊपर में अंतर है। देखो ये नीचे वाला सेम हो गया, ऊपर वाले में अंतर है। अब देखो एक पंजे कितना होता है 5 होता है, इधर आ जाओ, एक पंजे कितना होता है 5 होता है, और इधर 2 चौका कितना होता है 8 होता है। तो दिख रहा है इधर, अरे यार दिखने में बड़ी समस्या है, चलो यहीं से समझ लो, चलो ऊपर आ जाओ, यहीं से समझ लो, ये दोनों का बराबर है, दोनों का सेम है। ऊपर वाले में देखो एक पंजे 5 और 2 चौके 8, कौन सा बड़ा है 5 बड़ा है कि 8 बड़ा है, 8 बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, 2 चौके 8 बड़ा है। ये कौन सा है 2 चौके 8, ये किसका है ये इसका है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो अनुपात है 8:20 बड़ा है। ठीक है, 2:8 और 8:20 में ये वाला हमारा बड़ा है, क्योंकि इसका आया है एक पंजे 5/4 × 5, और इसका क्या आया है 2 चौके 8/4 बड़ा 4 × 5, तो 2 चौके 8, 8 बड़ा है 5 से, इसलिए हमारा ये वाला दूसरा वाला बड़ा होगा। ठीक है, चलो भाई ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 पे। तब से आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है भाई। और अभी तो कुछ देर पहले क्या हुआ था, एक काफ़ी अच्छे टीचर हैं यूट्यूब पे, उनका नाम है विवेक सर, उनका चैनल है एग्ज़ामपुर क्या हुआ था, टर्मिनेट हो गया था, ठीक है। यही कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से कुछ पब्लिशर्स थे वो उनके क्वेश्चंस को यूज़ कर लेते थे, इसकी वजह जैसे होता नहीं कि आदमी जब भी हल कराता है प्रीवियस ईयर या कुछ भी, तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन ढूंढ के लाता है, उसी को हल करा देता है। तो सर लोग भी यही करते थे, ला के क्वेश्चन हल करा देते थे। तो उस पर कुछ पब्लिशर्स को थोड़ा सा जो भी हुआ हो मन में आया, अचानक कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी, उनके 20 से ज़्यादा चैनल उड़ गए। एग्जामपुर के काफ़ी सारे चैनल्स थे, सारे के सारे चैनल्स उड़ गए, उनके टर्मिनेट हो गए, जिसको कहते हैं डिलीट करना, डिलीट कर दिए गए। तो अभी ट्विटर अभियान सर लोग चलाए तो फिर से चैनल वापस आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, तो यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं, कॉपीराइट स्ट्राइक कब कौन दे दे। इसीलिए मैं तो किसी का कंटेंट यूज़ नहीं करता, मैं क्वेश्चंस भी जो रहते हैं उसको मॉडिफाई कर देता हूँ, उसको बना देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी प्रीवियस ईयर पे आधारित जो भी क्वेश्चंस हैं उसी पे खुद जितने भी क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, मेरे हिसाब से मेरी नॉलेज में मैं सभी क्वेश्चंस को खुद बनाने की कोशिश करता हूँ। देख लिया किस पैटर्न पे आ रहा है, उसी पैटर्न पे मैं खुद क्वेश्चंस को बनाता हूं, जिससे किसी तरह का कोई कॉपीराइट स्ट्राइक या कुछ भी ऐसी समस्या मेरे साथ ना हो, ठीक है। तो मैं भी आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आप लोग भी कभी यूट्यूब पे या कुछ भी ऐसा करें तो इस चीज़ से बचें, आप खुद क्वेश्चंस को क्रिएट करें, देख लें कि कैसा आ रहा है कैसा नहीं, उसी पैटर्न पे आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, खुद मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए, इसीलिए मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि क्वेश्चन बनाओ, उसकी सत्यता की जांच करो, उसको चेक करो कि ये टैली कर रहा है कि नहीं, उसी पैटर्न पे है कि पता चला एग्ज़ाम में किसी और तरीके का पूछ रहा है, आप किसी और तरीके का बच्चों को करा दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, टू द पॉइंट बात करनी चाहिए। चलिए, खैर उनका चैनल सर का वापस आ गया, काफ़ी अच्छी बात है, वरना काफ़ी टेंशन था, मुझे भी काफ़ी टेंशन थी सर की, क्योंकि काफ़ी अच्छे टीचर हैं वो। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 20:40 समानुपात 2:4 में, अच्छा समानुपात में है कि नहीं, क्या है, रुक एक सेकंड, देखो क्या है, एक समानुपात दिया है, उसके बाद पूछ रहा है कि ये है समानुपात कि नहीं, सही है कि नहीं। क्या दिया है, 20:40 समानुपात 2:4 समानुपात में है कि नहीं, है कि नहीं, ठीक है। ये पूछ रहा है कि ये जो समानुपात हमको दिया गया है ये सही है कि नहीं, ये समानुपात में है कि नहीं। देखो भाई, ये क्या है, यूनिट 2 का क्वेश्चन है, जो भी अपना ये चैप्टर 2 है, मैथ्स में चैप्टर 1 है अनुपात समानुपात, और उसके बाद अनुलोम प्रतिलोम समानुपात, और ये चैप्टर 2 में क्या है, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो जो मैंने आपको पहले ही सबसे पहले ही वीडियो में आपको बता दिया था, तो यही कह रहा है समानुपात में है कि नहीं। तो देखो भाई, इसके दो तरीके हैं, पहला तरीका क्या है, 20/40 को क्या लिख सकते हैं, 20:40 को क्या लिख सकते हैं, 20/40, 20/40 समानुपात को क्या लिख सकते हैं, बराबर 2/4 को क्या लिख सकते हैं, 2/4। इतना तो आपको पता है, काट दो, 20 × 1 = 20, 20 दूना 40, 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, क्या आ गया, 1/2 बराबर 1/2। देखो ये भी 1/2, ये भी 1/2, यानी कि क्या है, समानुपात में है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, ये जो भी है ऐसा नीचे लिख सकते हो कि 20:40 समानुपात 2:4 समानुपात में है, क्या है, समानुपात में है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो क्लाइंट। तो ये एक तो ये तरीका हो गया बटे में करके, और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, कि ये जो मध्य पदों का गुणनफल, ये जो बीच वाले पद हैं, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, यही तो मैंने बताया था ना, मध्य पदों का गुणनफल जो है वो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। चलो भाई, हाँ, ये क्या है, मध्य पदों का गुणनफल जो है बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। तो ऐसे लिखो, एक बार लिख लो तो आपको याद हो गया है। बस एक ही लाइन पे पूरा एक चैप्टर 2 ये लोग बना दिए हैं, क्या है, मध्य पदों का गुणनफल
गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक है, बस यही याद कर लो, बीच वालों का गुणनफल जो होगा वो बाहर वालों के गुणनफल के बराबर होगा। तो बीच वाले मध्य पद कौन से हैं? 40 और 2, तो यानी कि 40 गुणे 2। मध्य पदों का गुणनफल यानी कि 40 गुणे 2, तो मध्य पद यानी बीच वाले पद यही है 40 और 2 बराबर, तो बराबर लिख दिए। बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पद कौन से? 20 और 4 हैं, तो 20 और 4 दोनों देखो दोनों बराबर हैं। 40 दूना क्या होता है? 80 बराबर 20 चौकू क्या होता है? 80। तो ये क्या है? दोनों पद बराबर है। तो मध्य पदों का गुणनफल जो है वो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर है, इसलिए ये क्या है? समानुपात में है। तो ऐसे ही लिख सकते हो कि चूंकि मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर है, इसलिए ये जो है वो समानुपात में है। ठीक है, ऐसे ही आप लिख सकते हो, पेपर में लिख देना। ठीक, तो चाहे ऐसे कर लो मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, और चाहे इसे बटे में बनाकर कर दो, कोई समस्या नहीं है, दोनों सही तरीका है। ठीक है, चलो भाई अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसी तरीके का है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये समानुपात अलग है, बाकी सब वही है, पैटर्न वही है। क्या है? 2:8 और 8:20 समानुपात में है कि नहीं। तो क्या मैंने बताया कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो चेक कर लो मध्य पद क्या है? ये 8 और 8, देखो 2:8 और 8:20 में क्या है? मध्य पद कौन से? बीच वाले पद कौन है? ये 8 और ये 8। तो मध्य पदों का गुणनफल क्या हो जाएगा? 8 गुणे 8। ठीक है, तो मध्य पदों का गुणनफल कितना हो गया? 8 × 8 = 64। अब बाह्य पद कौन से हो गए? 2 और 20, तो 2 × 20, तो 2 × 20 कितना होता है? 40। अब इसमें दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर हैं। देखो 8 × 8 = 64 आ रहा है और 20 दूना 2 20 में 40 आ रहा है। तो इसमें क्या लिख सकते हो कि चूंकि मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है, इसलिए 2:8 और 8:20 समानुपात में नहीं है। क्या है? नहीं है। ठीक, राइटिंग पे मत जाना, भाव समझो आप लोग। क्या है कि ये कह रहा है ये समानुपात में है कि नहीं, पूछ रहा है, तो हमने देख लिया। अरे आप इसमें भाषा लिख लेना यार कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर 8 × 8 = 64, अब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर 2 × 20 = 40। तो ये भाषा अपने से लिख लेना, मैंने जल्दी से बताया क्योंकि टाइम थोड़ा सा बहुत लेंदी वीडियो ना हो, आपको समझना है मेन। तो मध्य पद कौन से हो गए? देखो बीच में कौन कौन से हैं? 8 और 8, ये दोनों बीच में है, तो 8 × 8 = 64। अब बाह्य पद यानी कि बाहरी पद कौन से है? 2 और 20, तो 20 दूना 40। तो दोनों क्या है? बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो चूंकि मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है, इसलिए 2:8 और 8:20 समानुपात में नहीं है। ठीक है, चलो भाई, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे, प्रश्न संख्या 4। देखते हैं प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है। ये देखो आज की वीडियो के बाद आपका दोनों कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। ठीक, चलो भाई आते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? यदि 8, x, 16 व 4 समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि ये जो संख्याएं हैं अगर समानुपात में हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? ऐसे
ये चीज़ें संख्याएं समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं ऐसे सॉल्यूशन लिखो और लिखो यदि एक क्या है 8, यदि 8 बड़ा से लिखेंगे, एक बच्चा कह रहा था यार कि बड़ा से सर लिखा करिए, यदि 8 x 16 व 4 समानुपात में है तो यदि ये समानुपात में है तो मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल होगा। तो मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल क्या होगा? बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक है, यदि ये चीज समानुपात में है तो मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, ये तो आप जानते हो। तो चलो भाई, मध्य पदों का गुणनफल क्या होगा? x गुणे 16, मध्य पद कौन से हैं? x और 16 हैं, तो x गुणे 16 बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। बाह्य पद कौन से हैं? 8 और 4, 8 गुणे 4, तो x गुणे 16 बराबर 8 गुणे 4। तो x गुणे 16 यानी कि 16x बराबर 8 चौके 32, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 32 बटा 16, तो 16 कम 16, 16 दूना 32, यानी कि x बराबर क्या आ गया? 2। ठीक है, यदि ये समानुपात में है तो मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, और जब हमने हल किया तो x बराबर क्या आ गया? 2, और यही हो गया हमारा आंसर। और यही हमसे पूछ रहा था, क्या कह रहा था कि यदि 8, x, 16, 4 समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने लिख दिया कि अगर यदि ये चीजें समानुपात में है तो मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पदों का गुणनफल क्या हो गया? x गुणे 16 बराबर बाह्य पद कौन से हो गए? 8 और 4, तो 8 गुणे 4, तो x गुणे 16 यानी कि 16x बराबर 8 चौके 32, तो x बराबर क्या आ गया? 2, और यही हमारा हो गया आंसर। या तो ये वाला लगा लो, या तो ये वाला लगा लो, या तो ऐसा कर दो जैसा दूसरा जो तरीका होता है। कौन सा? ये चीजें अगर समानुपात में है तो इसका मतलब क्या कह रहा है? 8:x समानुपाते 16:4, यही तो कह रहा है ना। ये अगर समानुपात में है तो इसका मतलब यही है 8:x समानुपात 16:4, 16:4, तो 8:x बराबर क्या हो जाएगा? 8/x। समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर 16/4। ठीक है, उसके बाद तिरछा तिरछा गुणा कर दो, तो 8 चौके 32, 32 बराबर 16x, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 32/16, यानी 16 कम 16, 16 दूनी 32, यानी कि x बराबर क्या आ गया? 2। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चाहे इस तरीके से निकालो चाहे इस तरीके से निकालो, दोनों चीजें हैं सही, दोनों चीजें वैलिड हैं। चाहे जो आपको याद रहे, चाहे बीच वालों को गुणा करके किनारे वाले का कर दो, और चाहे बटे में कर लो। 8/x बराबर 16/4, और दोनों को अपना हल कर लोगे तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसा होगा। ठीक है, तो जब तक मैं मिटा रहा हूँ तब से आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। जो भी आपको कमेंट करना हो कमेंट करके बता दीजिएगा कि कैसा वीडियो आपको लगा, कहाँ क्या छूटा, क्या बचा, कहाँ क्या सुधार किया जाता है। ठीक है, चलिए, इतने दिन इंतज़ार किया कि आप लोग शायद क्वेश्चंस कुछ आपके दिमाग में पनपे हों, बट किसी का कुछ आया नहीं। शायद इसके बाद पनपे, तो इसके बाद पनपेगा तो वीडियो के माध्यम से तो आंसर देना मुश्किल है, लेकिन हाँ इंस्टाग्राम पे तो आप चाहे जब पूछें हम आपको बता देंगे। ठीक है, आप लोग ऐसा करिए ना, कोई भी एक किताब रख लीजिए, बुक। वैसे बुक की ज़रूरत है नहीं मुझसे पढ़ने के बाद, लेकिन फिर भी आप लोग प्रैक्टिस के लिए रख लीजिए। मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊं और उसके बाद आप लोग क्या करिए, अपने बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उसको लगाने का ट्राई करिए। उसको लगाइए, जो ना समझ में आए आप हमसे पूछिए। पूछने का माध्यम मैंने आपको बार बार बता दिया, इंस्टाग्राम है या कमेंट सेक्शन है, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चंस हैं तो फोटो आप खींच नहीं पाएंगे और एक एक चीज़ टाइप करने में आपको दिक्कत होगी। तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं या यूट्यूब पर ही पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पूछेंगे, अगर वो बताने लायक रहेगा वीडियो के माध्यम से तो वीडियो बता देंगे, नहीं रहेगा तो उस पर जवाब तो आपको
मिल ही जाएगा। ठीक है, तो साथ साथ पूरी तैयारी करते जाइए, फिर उसके बाद रिवीजन तो लास्ट में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यदि 3, x व 12 समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या है, वैसा ही क्वेश्चन है। क्या है, यदि 3, x व 12 समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर ये है ऐसा, तो अगर ये चीज़ें चारों समानुपात में है तो x का मान बताइए। तो चलिए करते हैं x का मान। क्या होता है, पहले ये अगर समानुपात में है तो ऐसे लिखो, यदि 3, x व 12 समानुपात में हैं तो, ऐसे यदि ये समानुपात में है तो 3/x बराबर x/12, 3/x और यहाँ पे समानुपात बराबर x/12, यही होगा ना। अगर ये चीज़ें समानुपात में है तो 3, तो ये चीज़ समानुपात में होने का मतलब क्या है, इधर समझो। अगर ये चारों समानुपात में है तो इसका मतलब क्या है, 3:x समानुपाते x अनुपाते 12। अगर ये चीज़ समानुपात में है तो मतलब ये कह रहा है कि ये चीज़ ऐसी है, और अगर ऐसी है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 3/x समानुपात को बराबर x/12 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ समानुपात का मतलब क्या है, 3:x समानुपात x/12। अगर ये चीज़ ऐसी है तो ये ऐसा होना चाहिए, तो हमने वही किया। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा क्या मैंने बताया है कि मध्य पद का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल को बराबर होना चाहिए। तो मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। तो पहले ये वाला जान लो। अब इसमें क्या करते हैं, तिरछा गुणा, तो 12 में 3, तो 3 गुणा 12 बराबर x गुणा x, तो बढ़ती आई 36 बराबर x, और x कितना होगा, x का स्क्वायर। तो x से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ क्या करते हैं, x स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, या फिर दोनों में से रूट लगा दीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √36। इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √6 गुणे 6, 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 36। तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब जोड़ा बन गया तो ये 6 बाहर आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया, 6, और यही हो गया हमारा आंसर। यानी कि x का मान क्या है, 6। तो ऐसे आप नीचे लिख दीजिए कि अतः x बराबर 6। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका बटे में करके। ठीक है, एक बार ऐसे समानुपात में लिखो और दूसरा फिर ऐसे बटे बना के भिन्न के रूप में करके कर सकते हो। दूसरा क्या तरीका मैंने बताया है, ये मेथड 1 है। मेथड 1 को हम लिख देते हैं M1। ठीक है, ये मेथड 2 इधर बता रहे हैं, चाहे जिस मेथड से आप हल करिए। मेथड 2 क्या है कि यदि ये चीज़ें इतना यदि 3, x व 12 समानुपात में है, समानुपात में है तो मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक है, तो मध्य पद कौन से हुए, ये बीच वाले पद। तो बीच वाले पद कौन है, x और x, तो यानी कि x गुणा x, बराबर का चिन्ह था तो बराबर के चिन्ह। बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पद कौन से हैं, ये बाहर है और ये बाहर है, तो 3 गुणा 12, 3 गुणा 12, तो x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर बढ़ती आई 36, वही चीज़। तो x बराबर क्या हो गया, √36। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया, √6 गुणे 6, तो ये बाहर आ गया, तो क्या आ गया, x बराबर 6। ठीक है, पता है x मान क्या होगा, 6 होगा। ठीक, तो चाहे इस मेथड से करिए बटे करके, चाहे इस मेथड से करिए कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक है, चलो भाई, अगर दोनों गुणनफल बराबर हैं तो यानी कि समानुपात में हैं, और अगर गुणनफल बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये चीज़ें समानुपात में नहीं है। सिंपल सी बात है। चलो भाई,
मैं ज़्यादा आपकी तरफ नहीं देखता, मैं अपना बोर्ड पर ही ध्यान देता हूँ, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी आपको हल कराया जाए, न कि बात करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट किया जाए। ठीक है, चलो, तो इसी वजह से थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हमारे आपके बीच में रहता होगा। आप सोचते होंगे कि सर अपने में आए और अपने में ही बिजी हैं, थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनफल 72 है। यदि बाह्य पदों में से एक पद 18 है तो दूसरा बाह्य पद ज्ञात कीजिए। ऐसे लिखे सॉल्यूशन। और क्या कह रहा है कि 4 समानुपाती पद हैं। ठीक है, देखिए 4 समानुपाती पदों में से मध्य पदों का गुणनफल कितना है? 72 है, यानी कि हमको मध्य पद जो बीच वाले पद है उसका गुणनफल दिया है, और बाहरी पदों में से एक पद दिया है 18, तो दूसरा पद ज्ञात करना कह रहा है। तो ऐसे लिखिए, यदि पद समानुपाती हैं, यदि 4 पद समानुपाती हैं, यदि 4 पद समानुपाती हैं तो मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल। यही तो होता है ना, यदि 4 पद समानुपाती हैं तो मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। ये दिया है ना कि मध्य पदों का गुणनफल इतना है। अब मध्य पदों का गुणनफल कितना दिया है? 72 दिया है, तो 72 यहाँ पे लिख दो। तो मध्य पदों का गुणनफल बराबर 72 बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल मतलब कि क्या होता है? एक पद गुणा दूसरा पद, यानी कि प्रथम पद और अंतिम पद, ऐसे कह सकते हो ना। मध्य पदों का गुणनफल इतना दिया है। बाह्य पदों का गुणनफल में क्या दिया है? एक पद दिया है हमको। एक पद कितना दिया है? 18। और दूसरा पद हमको नहीं मालूम है, गुणा दूसरा पद। यही कर सकते हो ना भाई। मध्य पदों यानी कि बीच वालों का गुणनफल दिया है। अब बाह्य पदों में से एक पद हमें दिया है, तो एक पद हमें 18 दिया है, दूसरा पद नहीं दिया, तो मैंने लिख दिया कि गुणा 18 गुणे दूसरा पद, मतलब एक पद गुणे दूसरा पद। ठीक है, चलो भाई, तो 72 ये 18 इधर आ जाएगा बटे में, तो बटे 18 बराबर दूसरा पद। तो 18 कम 18, 18 तिक 54, 18 चौको 72, 4 बार गया, यानी कि दूसरा पद कितना आ गया? दूसरा पद बराबर 4, और यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो अतः दूसरा पद 4 होगा। ठीक है, समझ में आया? एकदम आसान है। क्या कह रहा है कि 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनफल 72 है। तो मैंने लिख दिया कि यदि 4 पद समानुपाती हैं तो मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। मध्य पद हमारा दिया था 72, तो लिख दिया 72। उसके बाद क्या कह रहा है कि बाह्य पदों में से एक पद 18 है। चूंकि देखो मध्य में भी, बीच में भी 2 पद होते हैं समानुपात में। जैसे होता नहीं कि A अनुपाते B समानुपाते C अनुपाते D, ऐसे मानो। तो 2 पद बीच में होते हैं और 2 पद किनारे किनारे होते हैं। तो बीच वालों का गुणनफल हमको दिया है 72, और किनारे वालों में से एक दिया है कि किनारे वालों में से एक पद ये है, दूसरा पद आपको ज्ञात करना है। तो दूसरा पद हमने क्या कर दिया? यहाँ पे ऐसे दूसरा पद लिख दिया। आपको मानना है x की माना दूसरा पद x होगा तो आप मान सकते हो, चाहे जैसे करो। ठीक है, तो दूसरा पद x हो गया, x मान लो, या फिर सीधा सीधा दूसरा पद लिख दो। तो 72 बराबर 18 गुणे दूसरा पद, हल कर लिए तो दूसरा पद क्या आ गया? 4 हो गया। ठीक है, देखिए आंसर आने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके मेथड को समझना कि इसको किया कैसे जा रहा है। ठीक है, आप तरीका जान लीजिए, उसके बाद आंसर अगर कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, गलत आ जाए, तो उसका इतना दिक्कत मेरे एंड से नहीं रहेगा। मतलब जैसे मेरा कभी सवाल गलत हो जाए हल करने में, लेकिन आपको तरीका तो मैंने सही बताया ना, तो आप तरीके पे ध्यान दीजिए। ठीक है, फिर आप खुद ही सही कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए, कभी कभी होता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो आप मेन तरीके को देखा करिए। ठीक है, कि किस तरीके से सवाल को तोड़ा गया है। बस यही है मैथ्स में, बस एक ही है, सवाल को तोड़ना आपको आ जाए, बाकी सब आप कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए, मिट नहीं रहा, ये स्याही बदलनी पड़ेगी, क्या हो गया। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? यदि प्रयागराज से बनारस की दूरी
और लखनऊ की दूरी में 1:4 का अनुपात हो और प्रयागराज से बनारस की दूरी 100 किलोमीटर हो तो प्रयागराज से लखनऊ के बीच की दूरी क्या होगा। क्या कह रहा है, फिर से समझो क्वेश्चन को कि देखो प्रयागराज से बनारस की दूरी और लखनऊ की दूरी में 1:4 का अंतर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज क्या कह रहा है कि यदि प्रयागराज से बनारस की दूरी 100 किलोमीटर हो तो लखनऊ की दूरी बताइए। तो चलो भाई ऐसे लिखते हैं सलूशन। और यहाँ पे क्या दिया है पहले ये जान लो कि अनुपात बराबर ऐसे दिया है, ऐसे लिख लो कि प्रयागराज से बनारस तथा लखनऊ के प्रयागराज से बनारस तथा लखनऊ की दूरियों प्रयागराज से बनारस तथा लखनऊ के बीच की दूरियों का अनुपात बराबर क्या है 1:4। यही कह रहा है ना कि प्रयागराज से बनारस तथा लखनऊ के बीच की दूरियों का अनुपात 1:4 है। यानी कि अगर प्रयागराज से बनारस की दूरी 1 है तब प्रयागराज से लखनऊ की दूरी 4 किलोमीटर होगी। ये अनुपात दिया है। अब क्या करते, माना अनुपात जब इतना है तो माना प्रयागराज से बनारस की दूरी, प्रयागराज से बनारस की दूरी बराबर 1x किमी, ठीक है। तथा प्रयागराज से लखनऊ की दूरी बराबर क्या है 4x किमी। यही होगी ना भाई। अब मान लेते हैं कि देखो 1:4 के अनुपात में है तो इसीलिए मान लेते हैं कि प्रयागराज से बनारस की दूरी बराबर 1x किलोमीटर तथा प्रयागराज से लखनऊ की दूरी 4x किलोमीटर। 1 था तो 1x, 4 था तो 4x, ठीक है। तब 1x बराबर क्या होगा, 1x बराबर कितना दिया है 100। यही तो दिया है ना क्वेश्चन में। देखिए क्या दिया है कि प्रयागराज से बनारस की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर हो। तब मैंने लिख लिया कि देखो प्रयागराज से बनारस की दूरी यहाँ पे हमने 1x माना है और दिया कितना है 100, तो 1x बराबर 100 यानी कि x बराबर क्या आ गया 100 किलोमीटर, ठीक है। 100 किलोमीटर को km कर देते हैं तो 100 किलोमीटर। तब प्रयागराज से लखनऊ की दूरी, तब प्रयागराज से लखनऊ की दूरी बराबर क्या हो जाएगी 4x है, यानी कि 4 गुणे x, x कितना है 100, तो 4 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा 400 किलोमीटर, 400 किमी। और यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आया क्या था कि अनुपात हमको दिया था प्रयागराज से बनारस तथा लखनऊ के बीच की दूरियों का अनुपात कितना है 1:4। तब हमने मान लिया कि माना प्रयागराज से बनारस की दूरी कितनी है x, 1x, देखो 1 था तो 1x, तथा प्रयागराज से लखनऊ की दूरी कितनी है 4x, ठीक है। 4 था तो 4x। तब 1x बराबर 100, क्योंकि दिया है ना कि प्रयागराज से बनारस की दूरी 100 किलोमीटर है, तो प्रयागराज से बनारस की दूरी हमने यहाँ पे 1x माना था और क्वेश्चन में दिया है कि ये कितना है 100 किलोमीटर है, तो 1x बराबर 100, तो x बराबर मतलब कि 100 किलोमीटर आ गया। अब x बराबर जब 100 आया तो इसी x का मान इधर रख दिए, तब प्रयागराज से लखनऊ की दूरी कितनी हो जाएगी 4x है, तो यानी कि 4 गुणा 100, 4 गुणा 100 यानी कि 400 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे, प्रश्न संख्या 8। इसको देखते हैं यार, मिटता नहीं, बड़ी समस्या हर बार यही हो रही है, कैसी से आई है भाई। चलो भाई आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में 320 बच्चे पढ़ते हैं जिसमें से 80 बच्चे दूषित जल पीने से बीमार पड़ गए, तो स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर ये कौन सा हो जाएगा 8।
क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में 320 बच्चे हैं, तो विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या, ऐसे लिखो, विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या कितनी है, विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या बराबर क्या है, 320, तो 320, ठीक है। तो विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 320 है। अब क्या कह रहा है, जिसमें से 80 बच्चे दूषित जल पीने से बीमार हो गए, तब लिखो कि दूषित जल पीने से तथा दूषित जल पीने से बीमार बच्चों की संख्या, बीमार बच्चे बराबर या बच्चों की संख्या बराबर कितनी है, 80 बच्चे, ठीक है। विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या 320 तथा दूषित जल पीने से बीमार बच्चों की संख्या कितनी है, 80 है। चलो भाई, अब क्या कह रहा है, स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। तब स्वस्थ बच्चों की संख्या, तब विद्यालय में स्वस्थ बच्चों की संख्या, तब विद्यालय में स्वस्थ बच्चों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, सिंपल सी बात है, 320 में से 80 घटा देंगे, 320 में से 80 घटा देंगे, कितना आएगा, 240, यही आएगा ना। देखो भाई, विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 320 है। अब उसमें से दूषित जल यानी कि गंदा पानी पीने की वजह से, जो प्रदूषित पानी होता है उसको पीने की वजह से 80 बच्चे बीमार हो गए, तो स्वस्थ कितने बच्चे बचे, 320 में से 80 घटा देंगे, तब विद्यालय में स्वस्थ बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, 320 माइनस 80 बराबर 240। चलो भाई, अब क्या कह रहा है कि तब बीमार तथा स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। तब स्वस्थ तथा बीमार बच्चों का अनुपात, बीमार बच्चों का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, स्वस्थ बच्चे कितने हैं, स्वस्थ बच्चे कितने बचे हैं, 240। अब उसके बाद बीमार बच्चे कितने हैं, 80, 240 अनुपात 80, ठीक है। तब स्वस्थ तथा बीमार बच्चों का अनुपात बराबर 240 अनुपात 80, क्योंकि स्वस्थ बच्चे 240 हैं और बीमार बच्चे 80 हैं, तो 240 अनुपात 80 को क्या कर सकते हैं, पहले बटे में करके, क्योंकि हमेशा हमने पहले ही बताया था, पहला वाला याद करिए, पहले दिन का लेक्चर क्या था कि जो अनुपात होता है वो हमेशा सरलतम रूपों में लिखा जाता है, ठीक है, सरलतम यानी कि जितना कट सके, काट पीट के एकदम छोटा से छोटा। तो 240 अनुपात 80 को क्या लिख सकते हैं, 240 बटे 80, 240 बटे 80, तो 0 0 कटा, 8 1 8, 8 3 24, यानी कि क्या आ गया, 3/1, 3/1 को क्या लिख सकते हैं, 3 अनुपात 1, यानी कि अब ऐसे अगली लाइन में लिख सकते हैं कि अतः विद्यालय में स्वस्थ तथा बीमार बच्चों का अनुपात बराबर 3 अनुपात 1, ठीक, समझ में आया। ये चीज का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कभी कभी ऐसा करेगा ना, आपसे क्या पूछा, ध्यान रखिएगा कि स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है, स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या, पहले स्वस्थ हैं फिर बीमार हैं, तो इसलिए हमने यही लिखा, पहले स्वस्थ वालों की संख्या लिखी, स्वस्थ कितने हैं 240, फिर बीमार हैं, बीमार कितने हैं 80, तो 240 अनुपात 80, ठीक, उल्टा मत कर देना कि 80 अनुपात 240 कर रहे हैं, इसमें ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या, तो पहले स्वस्थ लिखे जाएंगे 240, फिर उसके बाद बीमारों की संख्या आएगी 80, ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना, बस यही छोटी छोटी सी बातें हैं जहां पे आप गलती कर सकते हो। चलो भाई, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए, आज की वीडियो के बाद ये जो पहला ये अनुपात वाला चैप्टर है ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, इसके बाद कुछ बचा नहीं है जहां से आपका क्वेश्चन कोई फंसा सके, ठीक है, मेरे हिसाब से। फिर भी आप अगर फंसते हैं तो हमेशा प्रश्नोत्तर के द्वार खुले हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन छोड़ो कौन सा नंबर है, नहीं याद करिए, हमको नहीं याद है। हाँ, राम ने 90 रुपए में 5 किलो आम बेचे तथा रमेश ने 60 रुपए में 4 किलो आम बेचे, किसका आम महंगा है, ठीक है, यही पूछ रहा है कि ये दो लोग थे, दो व्यापारी हैं, एक ने 90 रुपये में 5 किलो आम बेचा और दूसरे ने 60 रुपये में 4 किलो आम बेचा, तो बताइए कि किसका आम महंगा है। चलो भाई, तो ऐसे लिखते हैं सोल्यूशन, ठीक है। हाँ,
और उसके बाद दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। चूंकि देखिए अनुपात वाला चैप्टर है इसलिए हम क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। किसका अनुपात निकालेंगे, वजन तथा दाम का, वजन तथा दाम का अनुपात दोनों का निकाल लेंगे और कंपेयर कर लेंगे। जिसका अधिक होगा वो महंगा बेच रहा है, जिसका कम होगा वो सस्ता बेच रहा है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो पहले राम है तो हम निकाल लेते हैं कि राम द्वारा बेचे गए आम के वजन तथा दाम में, वजन तथा पैसे में अनुपात। तो ऐसे लिख लो, राम द्वारा बेचे गए आम के वजन तथा दाम, वजन तथा क्या है, दाम में अनुपात। तो क्या हो जाएगा, राम के द्वारा बेचे गए आम के वजन तथा दाम में अनुपात। तो वजन कितना है राम का, 5 किलो, ठीक है, और दाम कितना है, 90 रुपया, ठीक है। तो वजन तथा दाम का अनुपात कितना आ गया, 5:90। तो अनुपात को सरल रूप में लिखा जाता है इसलिए लिख लो। तो 5:90 क्या हो जाएगा, 5:90 बराबर 5/90। तो 5/90 क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 40, यानी कि कितना आ गया, 1:18, ठीक है। तथा अगला कौन है, रमेश। तथा रमेश द्वारा बेचे गए आम के वजन तथा दाम का अनुपात बराबर क्या है, रमेश ने कितना बेचा, रमेश ने बेचा 4 किलो, कितने में, 60 रुपए में। यही तो है ना, रमेश द्वारा बेचे गए आम के वजन तथा दाम में अनुपात। तो वजन कितना है, 4 किलो, और दाम कितना है, 60 रुपया। अब चलो इसको कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो 4:60 को क्या लिख सकते हैं, 4/60। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी कि कितना आ गया, 1:15, ठीक है। तो इसका 1:18 है, इसका 1:15 है, यानी कि ये 1 किलो, जो ये रमेश है, रमेश 1 किलो आम बेचता है 15 रुपए में, और राम कितना बेचता है, एक किलो आम 18 रुपए में बेचता है। तो बताइए किसका महंगा है। तो जाहिर सी बात है राम के द्वारा बेचे गए आम महंगे हैं। क्या है, राम के द्वारा बेचे गए आम महंगे हैं। चूंकि ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि राम 1 किलो 18 रुपए में बेचता है तथा रमेश 1 किलो 15 रुपए में बेचता है, इसलिए राम के द्वारा बेचे गए आम महंगे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से करके दोनों का कंपेयर करके आप आंसर निकाल सकते हैं। कंपेयर नहीं करना है, एक लाइन और लिखनी तो लिख सकते हो, अतः ऐसे लिख सकते हो, हर एक लाइन में यहाँ के नीचे एक लिख सकते हो, अतः राम के द्वारा बेचे गए आम की कीमत 18 रुपया प्रति किलो है, ठीक है। या फिर 18 रुपये में 1 किलो बेचता है, और दूसरे में लिखना कि अतः ये चीज़ कितने में बेचता है, 15 रुपये में 1 किलो, इसलिए राम रमेश से महंगा बेचता है। आप अपने हिसाब से भाषा, ये जो मैंने लिखा है ये आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। मेन आपको समझना है कि दोनों का अनुपात निकालो, अनुपात में कंपेयर कर लो, जिसका महंगा है वो आंसर है, जिसका सस्ता है आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये भाषा आप अपने हिसाब से लिखो, राम रमेश कैसा भी कर सकते हो। चलो भाई, आपको भाषा पे नहीं जानी, मेन आपको समझना है कि क्या किया गया है, ठीक है। भाषा आप कुछ भी लिखो भाई, ये थोड़े ना है कि हमको नहीं यही लिखना है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो भाई, और अगला क्वेश्चन क्या है कि एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई में 4:3 का अनुपात है, ठीक है। एक पार्क है उसमें उसकी लंबाई तथा चौड़ाई में क्या है, 4:3 का अनुपात है। यानी कि अगर लंबाई 4 मीटर है तो चौड़ाई 3 मीटर है, लंबाई 400 है तो चौड़ाई 300 है, ठीक है। तो 4:3 का अनुपात है। अब कह रहा है कि यदि पार्क की लंबाई 240 मीटर हो तो पार्क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलो भाई ऐसे लिखते हैं यहाँ पे सोल्यूशन, और सोल्यूशन में क्या कह रहा है कि पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई में अनुपात कितना है, 4:3। तो ऐसे लिख लो, पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई में अनुपात बराबर कितना है, 4:3। देखो लंबाई तथा चौड़ाई में अनुपात, यानी कि पहले लंबाई है फिर है चौड़ाई, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। जो पहले है वो पहले है, जो बाद में है वो बाद में है, ठीक। चलो भाई, यदि पार्क की लंबाई कितनी है, 240 मीटर,
तो मान लो कि माना, अब इसके बाद मान लो कि माना पार्क की लंबाई बराबर क्या है 4x तथा पार्क की चौड़ाई बराबर क्या है 3x। देखो भाई लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना है 4:3। तो मान लिया कि माना पार्क की लंबाई बराबर कितना है 4x तथा पार्क की चौड़ाई बराबर कितना है 3x। अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया है कि लंबाई जो है पार्क की वो कितनी है 240 मीटर। तब हम क्या कर सकते हैं, ये क्या है लंबाई, ये 4x है और हमको दिया है क्वेश्चन में क्या दिया है 240। तो यानी कि लंबाई दोनों, ये भी लंबाई है वो भी लंबाई है, तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो 4x बराबर कितना है 240। यही तो है ना। देखो एक तो हमने माना है, देखो अनुपात को देखकर हमने मान लिया कि पार्क की लंबाई कितनी होगी 4x और पार्क की चौड़ाई कितनी होगी 3x। ये तो हमने मान लिया है। अब क्वेश्चन में आगे अगली लाइन में क्या है दिया भी है, क्या दिया है कि पार्क की लंबाई 240 मीटर है। आगे पार्क की लंबाई दिया है, एक इसने दिया है 240, एक हमने मान लिया है अनुपात के हिसाब से 4x। तो दोनों को जब मान लिया तो एक ही है, चीज तो एक ही है, एक को हमने माना है और दूसरा दिया है तो हमने मान लिया। तो हमने बराबर उसको कंपेयर कर लिया दोनों को। एक जो माना था 4x बराबर 240, तो x बराबर क्या हो गया 240/4। तो 4 से काट दो 240 को, 4 एक कम 4, 4 छंगे 24, 0। तो x बराबर क्या आ गया 60। ठीक है, जब x बराबर 60 आ गया तो अब x का मान रख दो लंबाई और चौड़ाई में। तो जब x बराबर 60 है तब लंबाई बराबर यानी कि पार्क की लंबाई बराबर क्या है 4x है। तो 4 गुणा x कितना है 60 है, तो 4 गुणा 60 बराबर 4 छंगे 24, 240 मीटर। सॉरी वो तो हमको दिया ही था 240 मीटर। चलो तथा पार्क की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी 3x है। तो 3 गुणा 60 बराबर 3 छंगे 18, 180 मीटर। ठीक है, तो लंबाई कितनी थी 240 दिया था, ये ऐसे ही इसको नहीं निकालना था। ठीक है, तो लंबाई हमको 240 दिया था और चौड़ाई हमारी कितनी आ गई 3 गुणे 60 बराबर 3 छंगे 18, 180 मीटर। ठीक है, तो पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई हमें मालूम हो गई। अब चलते हैं देखते हैं और क्वेश्चन, बस हो गया लास्ट था ये। ठीक है, चलिए आज की वीडियो बस यहीं तक रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले भाई साहब वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जैसा भी आपको वीडियो कैसी लगी वो आप हमको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कुछ आपके सवाल है तो वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और इधर रहा हमारा इंस्टाग्राम हैंडल, इस पर आप जाके हमें फॉलो कर लीजिए ताकि आपको जो भी कुछ पूछना हो, क्योंकि हर क्वेश्चन को टाइप करना बड़ा दिक्कत होगी ना। आप भी कोई बटे में टाइप करके देख लीजिए कि भिन्न वाला सवाल कोई टाइप करके देख लीजिए, नहीं होता। तो वैसे के लिए क्या रहेगा, आप क्वेश्चन कॉपी में लिखिए और हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए, तो हम वहाँ पे आपको जवाब दे देंगे। बाकी टेलीग्राम क्या है, कभी पीडीएफ देना हुआ या फिर किसी बच्चे ने का जो डाउट था वो सब सारा कुछ मिला के जो भी आंसर मैं देता हूँ, एक तो उनको डायरेक्ट दे देता हूँ इंस्टाग्राम पे, दूसरा उस आंसर को मैं टेलीग्राम पर भी अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए बाकी अपना ख्याल रखिएगा। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, मैं भी देखिए एक शर्ट से आ गया जैकेट और आज टोपी भी लगा लिया हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।